आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपका मॉडर्न बाइक्स, कार, यहाँ तक कि अमेरिकी F-35 फाइटर जेट, उन सब की डिपेंडेंसी एक आइसलैंड पे है। और उस आइसलैंड की आबादी हमारे देश भारत के एक बड़े शहर की आबादी से भी कम है, और जिसके वजह से दुनिया कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है। और जिसे हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं लोकतांत्रिक द्वीप यानी कि डेमोक्रेटिक आइसलैंड, उसे एक देश के रूप में संबोधित नहीं करते हैं। दोस्तों, उसका नाम है ताइवान। और सबसे पहले अगर शॉर्ट में समझे तो हमारा देश भारत ताइवान को एक देश नहीं मानता है, अमेरिका भी ताइवान को एक देश नहीं मानता है, चाइना भी ताइवान को एक देश नहीं मानता है। वन चाइना पॉलिसी का क्या मतलब है, वन चाइना प्रिंसिपल क्या है, ताइवान इशू एज ए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। इसके पीछे कारण ये है कि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करता है। 90% मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन अकेले ताइवान के द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से ताइवान काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। तो इसी वजह से ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इतिहास में पीछे चलना होगा। और इतिहास में चलिए हम पीछे चलते हैं और समझते हैं। 1947 के बारे में हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से एक लंबे समय के बाद आज़ाद देश बना, 15 अगस्त 1947। अगर इसके 2 वर्ष पहले बात करें तो अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराया जाता है, एक हिरोशिमा एक नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। वर्ल्ड वार तो समाप्त हो जाता है, बट उसके बाद दुनिया बाईपोलर हो जाता है। क्या दुनिया बाईपोलर हो जाता है? एक तरफ यूएसए ब्लॉक जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री थे, और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूएसए के ब्लॉक में कैपिटलिस्ट नेशन काफ़ी थे, हालांकि भारत किसी भी गुट में नहीं था। और दूसरी तरफ था यूएसएसआर ब्लॉक जिसमें कम्युनिस्ट देश थे, यूएसएसआर था, चीन था, ये सब था। तो दुनिया बाइपोलर हो चुका था। कब? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ उसके बाद। और हमारा देश किसी भी ग्रुप में किसी भी साइड नहीं गया, ना तो यूएसए साइड ना तो यूएसएसआर साइड। दुनिया तो बाइपोलर हो ही चुका था। इसी बीच चीन में सिविल वार भी स्टार्ट हो जाता है। और चीन का सिविल वार कब से कब तक चलता है? चीन का सिविल वार चलता है 1945 से लेकर के 1949 तक। और ये सिविल वार किसके किसके बीच चला? तो सिविल वार में जो पहला गुट था वो था कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा गुट था कुओमिंतांग। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ त्से तुंग। और चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास, आप मोटा तौर पे कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अपना जरे वहाँ पर जमा रहा था। जबकि केएमटी पार्टी की अगर बात करें तो इसे पूरी तरीके से यूएसए का सपोर्ट था। कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट था यूएसएसआर का, और कुओमिंतांग जिसके नेता थे चियांग काई शेक, इसको पूरा सपोर्ट था अमेरिका का। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। और चीन के मुख्य भूमि पर 1945 की बात करें तो 1945 में चीन के मुख्य भूमि पर कंट्रोल था कुओमिंतांग पार्टी का, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दोस्तों, ये जो सिविल वार है 1945 से लेकर के 1949 तक चूँकि चलता है, सिविल वार में फाइनली विजय प्राप्त होता है कम्युनिस्ट पार्टी को, और चीन के मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो जाता है 1949 में। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी था कुओमिंतांग, जिसकी गवर्नमेंट आरओसी, जिसकी गवर्नमेंट चीन के मुख्य भूमि पर आरओसी के नाम से शासन करती थी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो और उसकी जो सरकार थी चियांग काई शेक के नेतृत्व में, वो ताइवान की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है, जब चीन में सिविल वार समाप्त होता है। दोस्तों, इस कहानी को अगर समझना है तो आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जिसका स्थापना कब हुआ? जिसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। कब इसका स्थापना हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, इसका स्थापना का मेन मोटो क्या था? यूनाइटेड नेशन आखिर क्यों बना? यूनाइटेड नेशन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही था
कि दुनिया में आगे भविष्य में कोई तीसरा वर्ल्ड वार वगैरह ना हो, और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में जो क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, ई फॉर इकोनॉमिकल क्राइसिस और पी फॉर पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको सही रास्ते पर लाया जाए, उस क्राइसिस से दुनिया को उबारा जाए। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल भी उसी समय बना, सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य देश होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें कौन कौन सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान समय में अगर मेंबर की बात करें, तो सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान समय में अगर मेंबर की बात करें तो यू फॉर यूएसए यानी अमेरिका है, आर फॉर रशिया है नंबर 2, नंबर 3 यू फॉर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, एफ फॉर फ्रांस है और सी फॉर चाइना है। ये वर्तमान स्थिति है। अगर 1945 की बात करें तो आर फॉर रशिया नहीं था, रशिया का बदला था यूएसएसआर, ये वाला यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर फाइनली 1991 में टूटता है और उसका सबसे बड़ा पार्ट रशिया होता है। तो आज की तारीख में तो रशिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, बट उस समय रशिया का बदला यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात आप ध्यान दें, अभी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर में एक है चाइना। चाइना की बात करें अगर वर्तमान सिनेरियो में, तो अभी है पीआरसी, क्या, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी क्या है, चीन का मतलब पीआरसी, जिसका चीन के मुख्य भूमि पर कंट्रोल है, पीआरसी। अभी सी का मतलब हो गया चाइना मतलब पीआरसी। बट 1945 की अगर बात करें तो 1945 में यहाँ पर सी का मतलब था, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन का मतलब आरओसी था, यानी जो कोमिंतिंग पार्टी का गवर्नमेंट था, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक, उनका यहाँ सदस्यता हुआ करता था 1945 की अगर बात करें तो। गूगल अर्थ स्टूडियो में हम लोकेशन को अच्छे तरीके से देखते हैं। हमारे देश से पूरब दिशा में स्थित है ताइवान, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और हमारे प्यारे देश भारत से ईस्ट साइड में ये लोकेशन है ताइवान का, और ये है चीन। अब चलिए इसको मैप में थोड़ा सा हम इनलार्ज करते हैं इस मैप को। देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसकी कैपिटल बीजिंग है, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है 1949 से। कब से है, 1949 से, जब गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट का विजय होता है। जबकि अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये ताइवान है, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और दोनों के बीच का जो ये बॉर्डर है लगभग 180 किलोमीटर है, जो मिनिमम डिस्टेंस है चीन के मुख्य भूमि यानी पीआरसी की मुख्य भूमि और आरओसी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। तो 1949 में जो सिनेरियो है पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने ये समझ लिया कि 1949 तक चीन के मुख्य भूमि पर पीआरसी यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कंट्रोल हो जाता है। और चूंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि दुनिया बाईपोलर हो चुका था, एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। यूएसएसआर चूंकि कम्युनिस्ट था तो इस वजह से उसकी नज़दीकी चीन के साथ एकदम स्वाभाविक सी बात है, और चीन के सिविल वार में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को यूएसएसआर का पूरा सपोर्ट भी मिला था। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसएसआर का के नेतृत्व वाला जो ब्लॉक था उसमें चीन भी था। ये 1950s के लास्ट तक यानी कि 1950 के दशक के अंतिम समय आते आते चीन और यूएसएसआर के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। एक्चुअली हुआ क्या कि चीन के नेता यानी पीआरसी के नेता माओ त्से तुंग और यूएसएसआर के नेता निकिता खुश्चेव के बीच कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के तनाव शुरू हो चुके थे। देखिए, चूँकि चीन का जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो कृषि पर आधारित था, एग्रीकल्चर पर आधारित था, जबकि यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो फैक्ट्री सिस्टम पर बेस्ड था। तो इस तरीके से दोनों के बीच एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगा, बॉर्डर टेंशन भी दोनों के बीच शुरू हो गया। और एक चीज़ और आप समझिए, जो पीआरसी के नेता थे माओ त्से तुंग, वो चाह रहे थे कि चीन का हम तेज़ी से विकास करें, चीन को एक वन ऑफ द फास्टेस्ट इकॉनमी के तौर पे वो देखना चाह रहे थे, जबकि चीन का उस तरीके से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। और चूँकि यूएसएसआर और चीन के बीच रिश्ते भी ख़राब हो रहे थे, बॉर्डर टेंशन भी चूँकि 1969 तक दोनों के बीच शुरू हो गया था। यही नहीं, यूएसएसआर ने परमाणु युद्ध की धमकी भी दे दिया माओ त्से तुंग की चीन की सरकार को।
तो इसके बाद जाहिर सी बात है चाइना को एक ऐसे मित्र की ज़रूरत था जो सोवियत पावर को बैलेंस कर सके। दोस्तों 1969 की बात करें तो अमेरिका में नए प्रेसिडेंट बनते हैं रिचर्ड निक्सन। अब रिचर्ड निक्सन 1969 में प्रेसिडेंट बने। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे हेनरी किसिंजर। कौन थे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। इन लोगों को लगा कि आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई? अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर को कमज़ोर करने का ये एक सुनहरा मौका है, ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट आपस में ही अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि अमेरिका अब चीन के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करेगा। तो इस तरीके से रिचर्ड निक्सन का विज़िट होता है 1972 में। एक ऐतिहासिक विज़िट होता है अमेरिकी प्रेसिडेंट का चीन में, और चीन में वो संघाई कम्युनिक पर हस्ताक्षर करते हैं, और इस तरीके से अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी का यहाँ से नींव पड़ता है। आखिर इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? इसके पीछे का मेन रीज़न था सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। तो इस तरीके से मॉडर्न यूएसए चाइना रिलेशन की भी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर था आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके 1945 में चीन के मुख्य भूमि पर कंट्रोल था चियांग काई शेक की गवर्नमेंट, केएमटी सरकार, कॉमिनतिंग पार्टी की सरकार। बट 1949 में क्या हुआ? सिविल वार के बाद चीन के मुख्य भूमि पर 1949 तक पूरा कंट्रोल हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का, और यानी पीआरसी का। अब पीआरसी क्या करने लगा? पीआरसी डिमांड करने लगा यूनाइटेड नेशन से कि चूंकि चीन के मुख्य भूमि पर मेरा अधिकार है, इसलिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में आप आरओसी को हटाइए और मुझे स्थान दें। बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। बट जब वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा था, चीन और यूएसएसआर के रिश्ते ख़राब हो रहे थे, और अमेरिका चीन के नज़दीक जब जाने का विचार करने लगा, उस समय अमेरिका ने सोचा कि अब ये मौका है जब हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को अस्थायी सदस्यता दे, यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अस्थायी सदस्यता यहाँ पर दें। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन 2758 पास किया जाता है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी को रिप्लेस करता है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। और यही नहीं, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी संस्थाएं थी सभी से आरओसी को निकाल दिया जाता है। इस तरीके से 1971 में रेजोल्यूशन 2758 के तहत पीआरसी को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाता है यूनाइटेड नेशन में, और आरओसी की एक देश के रूप में मान्यता समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ताइवान लॉस्ट यूएनएससी रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मोस्ट कंट्री शिफ्टेड रिकॉग्निशन टू पीआरसी। 1971 में जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अब एक देश पीआरसी है जिसका चीन के मुख्य भूमि पर नियंत्रण है, 1971 में ये बात यूनाइटेड नेशन में कहा गया, इसके लिए बाकायदा लॉ भी बन गया। तो उसके बाद बहुत सारे देशों ने कहा कि ठीक है, पीआरसी भी एक देश है। अगर दोस्तों हमारे देश भारत की बात किया जाए तो हमारा देश भारत 1950 से ही पीआरसी को एक अलग देश के रूप में मान्यता देता है, जब यूनाइटेड नेशन में उसे एक अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था उसी समय से। तो खैर हम 1971 की बात कर रहे हैं। ताइवान का जो स्टेटस था एज ए कंट्री वो समाप्त हो गया, और इस तरीके से ताइवान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो गया। दोस्तों अगर वर्तमान समय की बात करें तो वाई ताइवान मैटर्स टू द वर्ल्ड। ताइवान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप ये समझ लें कि बिना ताइवान के मॉडर्न वर्ल्ड की आज कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है TSMC। टी का मतलब हुआ ताइवान, S फॉर सेमीकंडक्टर, M फॉर मैन्युफैक्चर, C फॉर कंपनी। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर्ड कंपनी। दुनिया का 90%, थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको बताया था, दुनिया की 90% मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन TSMC कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो TSMC कंपनी का डोमिनेंस है एडवांस्ड चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में। और एडवांस चिप का इस्तेमाल कहाँ पे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्मार्टफोन में, डिफेंस सिस्टम में। F-35 एक एग्जांपल, F-35 अमेरिकी फाइटर जेट, स्टील्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन, उसका भी संचालन TSMC कंपनी के चिप के बिना पूरी तरीके से संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ताइवान का इम्पोर्टेंस ताइवान स्ट्रेट की वजह से भी है।
ताइवान स्ट्रेट की अगर बात करें तो ये एक पतला सा जलधारा है चीन के मुख्य भूमि और ताइवान के बीच। ये क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रेड रूट है और ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन चिप सप्लाई चेन। अब देखिए, यहाँ की अगर बात किया जाए तो लगभग 20% जो मैरीटाइम ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये है ताइवान स्ट्रेट। ये ताइवान स्ट्रेट आपको दिख रहा है जो ताइवान और चीन की मुख्य भूमि के बीच है, यानी PRC और ROC के बीच है। और इस रास्ते से जो ट्रेड है वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 20% होता है। और यहाँ से ये जो रास्ता है ये ताइवान स्ट्रेट का, यहाँ पर जो चौड़ाई है 180 किलोमीटर का चौड़ाई है। और यहाँ से जो शिप्स गुजरते हैं वो साउथ कोरिया, जापान और चीन का ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है चीन का, संघाई से लेकर के बीजिंग तक और उसके ऊपर तक भी इवन, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर जो शिप्स हैं इस रास्ते से ही गुजर कर के पहुँचते हैं इस रीजन में। ये पूरा का पूरा जो रीजन है इंडस्ट्रियल रीजन है पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे। तो इस तरीके से ताइवान स्ट्रेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, इसका मतलब है रणनीतिक अस्पष्टता। इसका क्या मायने मतलब है? देखिए, चीन का अगर पोजीशन की बात किया जाए तो चीन ये बोलता है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, दुनिया में एक ही चाइना है और वो है PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कहना है चीन का। जबकि दोस्तों अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका भले ही वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है, भले ही वो उसका कोई भी ऑफिशियल टाई अप ताइवान के साथ नहीं है। ताइवान रिलेशन एक्ट, ये एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ये एक्ट है 1979 का। कब का एक्ट है ये एक्ट है 1979 का। इस एक्ट के तहत अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान के साथ उसके ऑफिशियल टाई अप समाप्त हो चुके हैं, यानी 1979 से ही अमेरिका और ताइवान के बीच ऑफिशियल रिलेशन समाप्त हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि अमेरिका ये बोलता है कि हाँ, PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसकी चीन के मुख्य भूमि पर कंट्रोल है, वही एकमात्र चीन है। और ताइवान के साथ उसने अपने रिलेशन ऑफिशियल ब्रेक कर दिए 1979 में इस एक्ट के तहत, ताइवान रिलेशन एक्ट TRA के तहत। बट उसके बावजूद भी ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशन लगातार जारी है। हर तरह का मिलिट्री आर्म्स सपोर्ट USA के द्वारा ताइवान को दिया जाता है, यानी कि सपोर्ट्स ताइवान अनऑफिशियल सपोर्ट वो करता है। जी दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप जी के एक एग्जांपल से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी ने हाल ही में एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को बोलते हैं डेमोक्रेटिक आइसलैंड, D फॉर डेमोक्रेटिक, I फॉर आइसलैंड, यानी लोकतांत्रिक द्वीप। उसे वो एक देश के रूप में संबोधित नहीं करते हैं। क्यों? तो उसके पीछे कारण है ये वाला ताइवान रिलेशन एक्ट 1979। बट हर तरह का सपोर्ट लगातार जारी है ताइवान को अमेरिका के द्वारा। दोस्तों, हमारे देश भारत का स्टांस क्या है इस मैटर पे? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि 1950 से, यानी कि 1950 से ही हमारा देश वन चाइना पॉलिसी को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। यानी कि कम्युनिस्ट चाइना को हमने मान्यता दे दिया था 1950 में ही। इसका क्या मायने मतलब है? इसका मायने मतलब ये है कि भारत ऑफिशियली PRC को ही एक देश के रूप में मानता है। जबकि अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के साथ उसका रिलेशन शुरू होता है 1995 में। भारत का ताइवान के साथ रिलेशन कब स्टार्ट होता है? 1995 में। बट किसी तरह का ऑफिशियल रिलेशन ये स्टार्ट नहीं होता है, जैसा कि अमेरिका के एग्जाम्पल से आपने समझा। इकोनॉमिकल और कल्चरल रिलेशन का शुरुआत होता है 1995 में भारत और ताइवान के बीच में। हालांकि दोनों के बीच इकोनॉमिक कॉपरेशन लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान भारत को सपोर्ट भी कर रहा है। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत चूँकि क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो क्वाड में भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत क्वाड का सदस्य बना था। दोस्तों, ये गूगल अर्थ स्टूडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा देश भारत, और ये है ताइवान यानी ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है PRC चाइना। अब ये हो गया इंडो पैसिफिक रीजन। इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड बना है। जाहिर सी बात है जिसके पीछे अमेरिका रहा है। क्वाड में मेंबर की अगर बात करें तो भारत है। इसके अलावा क्वाड का मेंबर जापान है। इसके अलावा क्वाड की अगर बात किया जाए तो क्वाड का मेंबरशिप
को अगर आप मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद अमेरिका है। तो चलिए अमेरिका को भी आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ। ये है अमेरिका। तो क्वाड के 4 मेंबर है। देखिए एक्चुअली क्वाड का जो गठन हुआ, आप फिर से इस लोकेशन पे वापस आते हैं। क्वाड के गठन के पीछे मुख्य कारण था कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये वाला इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही क्वाड बना था। उसके बाद भारत के वन चाइना पॉलिसी पर सवाल भी उठने लगे कि क्या भारत वाकई वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। देखिए ऑफिशियली भारत वन चाइना पॉलिसी को तो फॉलो करता है, बट ताइवान के साथ अपने रिश्ते भी काफ़ी मजबूत कर रहा है की बात करें तो यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स भी है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है जो संभावित है, मे भी हो सकता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा मिलिट्री हमला वगैरह भी किया जाए, हालांकि इसकी संभावना कम ही दिख रहा है। बट अगर ऐसा होता है तो सेमीकंडक्टर सप्लाई बाधित हो जाएगा, और चूँकि पूरी दुनिया काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर सेमीकंडक्टर को लेकर के, तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी इस वजह से आ सकती है। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी क्राइसिस भी आ जाएगा अगर ताइवान पे हमला वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? डिप्लोमेटिक डायलॉग, यानी आपस में बातचीत हो और एक बैलेंस रास्ता निकाला जाए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर भी सेमीकंडक्टर पे काफ़ी रिसर्च वगैरह हो और सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो ताइवान के अलावा भी अन्य जगहों पर लार्ज स्केल पे हो। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं ताइवान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइसलैंड। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ताइवान दुनिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और ताइवान का जो मुद्दा है अगर इसकी बात करें तो ये 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स के शेप को डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर ताइवान में कुछ भी होता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम दुनिया के लिए खड़ा हो सकता है। मे बी तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की निर्भरता सेमीकंडक्टर की वजह से इस टापू पे है। तो यहाँ पर तो यही करना चाहिए कि यूएसए और चाइना के बीच की जो दुश्मनी है उसको किसी तरीके से बैलेंस करके अभी रखा जाए। पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है और उम्मीद है कि ये बैलेंस रहेगा फ्यूचर में भी। दोस्तों अगर हमारे देश भारत की बात किया जाए तो हमारा देश भारत स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है, जाहिर सी बात है। चूँकि भारत का ट्रेड चीन के साथ भी है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम ताइवान के साथ सहयोग को भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हमारा देश भले ही वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, हमारा देश भारत इंडिया, बट वन चाइना पॉलिसी पे अब भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली इतना जोर नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो बैलेंस ज़्यादा मेंटेन कर रहा है, ताइवान के साथ अपने रिश्ते को वो मजबूत कर रहा है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो कि लड़ाई का माहौल खड़ा हो जाए, जिस तरीके से हारमूज संकट देखने को मिला, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही उम्मीद किया जा रहा है। अगर दोस्तों बात करें फ्यूचर ग्लोबल स्टेबिलिटी की, तो वो काफ़ी हद तक निर्भर करता है इस बात पे कि ताइवान इशू को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने वन चाइना पॉलिसी को एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।